हेलो एवरीवन। इस सोशल साइंस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के भूगोल के विषय में और चैप्टर का नाम है कृषि, द एग्रीकल्चर। इस चैप्टर के संबंध में हमने एक वीडियो पहले बना लिया है और अब ये पार्ट 2 होगा। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। सरकार समय समय पर किसानों के लिए कुछ कदम उठाती है और वो कौन से कदम हैं जिससे किसान को मदद मिलती है ताकि वो ठीक तरह से खेती बाड़ी कर सके, उसका उत्पादन बढ़ सके, उसकी उपज बढ़ सके, उसके अच्छे दाम मिल सकें। इसके लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, तो आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए संस्थागत या किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकीकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता व जमींदारी को समाप्त करना। कौन कौन से कदम उठाए हैं? नंबर 1, आज़ादी के बाद हमने सामूहिकीकरण पर जोर दिया कि हम खेती समूह में करेंगे। दूसरा, हमने खेतों की चकबंदी की है। जोतों से मतलब खेती से है, ठीक है। जो यानी कि हर एक किसान की ज़मीन कई जगह पर बिखरी हुई थी, उसकी ज़मीन को एक जगह इकट्ठा कर दिया, उसे हम चकबंदी कहते हैं। सहकारिता का सहारा लिया गया, ठीक है। कॉपरेशन में खेती बाड़ी में कॉपरेशन का सहारा लिया गया। और सबसे बड़ा कदम जो उठाया वो था जमींदारी को समाप्त करना। जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी भारतीय कृषि के लिए, किसानों के लिए, और जिसने किसानों को एक तरह से शोषित और गुलामी की स्थिति में रखा हुआ था। तो सरकार ने आज़ादी के बाद किसान के हित में, कृषि के हित में एक बड़ा स्टेप लिया, एक बड़ा सुधार किया, और वो सुधार था जमींदारी को समाप्त करना। जमींदारी को समाप्त करना, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगला इसका जो सुधार है, नंबर 2, पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार। पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया गया। जैसे कि हम जानते हैं भारत में 1950 से पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी। 1950 में भारत में प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की स्थापना होती है और उस योजना आयोग ने 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाई जिन्हें हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी, प्रथम, ठीक है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से कृषि के लिए ही समर्पित थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेनली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मेनली फोकस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट और द फार्मर। किसान के कल्याण पर उसने बल दिया, खेती बाड़ी को संवारने के लिए ही उसने बल दिया। उसके लिए बहुत सारे संस्थागत कदम उठाए गए, ठीक है। तो नंबर 2, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार पर जोर दिया। और नंबर 3, कम दर पर ऋण सुविधाएं देना। किसानों के लिए कम दर पर, सस्ते दर पर लोन दिया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण जो है सुधार किए गए हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए, खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए और किसानों का हित संवर्धन करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि भारत की फसल के लिए किन्हीं 4 भौगोलिक दशाएं बताइए। भौगोलिक दशाएं, ठीक है। व्हाट आर द फिजिकल कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉप ऑफ टी। चाय की फसल के लिए चाय कौन सी कंडीशंस में हो सकती है वो आपको बताना है।
क्योंकि चाय हर जगह पर पैदा नहीं हो सकती है। अगर हम चाहें कि उसे हम हरियाणा में पैदा कर लें, नहीं हो सकती। पंजाब में पैदा कर लें, नहीं हो सकती। आसाम में ही क्यों पैदा होती है, बंगाल के दार्जिलिंग में ही आज चाय क्यों पैदा होती है? तो उसके लिए कुछ भौगोलिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो ये भौगोलिक कंडीशंस आसाम में हैं, दार्जिलिंग में हैं, इसलिए चाय वहीं पर होती है। तो ये क्या कंडीशंस हैं? नंबर 1, उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु होनी जरूरी है। उष्ण का मतलब गर्म जलवायु होनी जरूरी है, और उपोष्ण भी जलवायु होनी जरूरी है। उसके अंदर नमी होनी जरूरी है। ठीक है। नमी तो साउथ में भी होती है, लेकिन वहाँ पर चाय नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर नमी के साथ साथ ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए चाय वहाँ नहीं हो सकती। तो नंबर 1 पहली जो इसकी कंडीशन है वो है कि उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए, कम गर्मी होनी चाहिए, मौसम में नमी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है ह्यूमस, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी के अंदर क्या होना चाहिए? जीवांश। ठीक है। और ह्यूमस होना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनिकली और नेचुरली जो उसकी जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए? बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर वो उस मिट्टी में जीवांश मिले होने चाहिए, ह्यूमस मिला होना चाहिए, तो वहाँ पर चाय हो सकती है। ये जीवांश और ह्यूमस चाय की फसल में एक तरह से हेल्पर का काम करते हैं, सहायक का काम करते हैं। क्लियर। तीसरा कंडीशन है कि सुगम जल निकालने वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाई जाती है। ये ढलवां क्षेत्रों में उगाते हैं कि पानी वहाँ रुकना नहीं चाहिए, पानी तो हो, पानी तो आए, लेकिन पानी रुके नहीं, पानी बह जाए, तो इसलिए ढलवां क्षेत्रों में इसको उगाते हैं। ओके। चौथा है इसमें पूरे वर्ष गर्म तथा जल नम पाला रहित जलवायु होना चाहिए। पूरे वर्ष गर्म, साथ साथ नम पाला रहित जलवायु। जलवायु नम होनी चाहिए, उसके अंदर नमी होनी चाहिए, लेकिन पाला नहीं होना चाहिए। पाला का मतलब होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाला पड़ता है, ओस पड़ जाती है ना, तो उससे पत्तियां जो है उसे मर जाती हैं। जैसे सरसों, हमारे यहाँ पर पंजाब में, हरियाणा में सरसों की फसल ख़राब हो जाती है जब ज़्यादा पाला पड़ता है। तो पाला नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा सर्दी होती है तो पाला पड़ जाता है। तो आसाम में और दार्जिलिंग में ज़्यादा पाला नहीं पड़ता है, इसलिए वहाँ पर ये फसल आसानी से हो जाती है। पांचवी कंडीशन है कि वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछारें होनी चाहिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी जरूरी है इसके लिए। और वो बौछारें लगभग चलती रहें समान रूप से साल भर। ऐसा नहीं कि कुछ समय, कुछ महीनों के लिए बारिश पड़ जाए और फिर बारिश ही ना पड़े। तो ये भी एक बहुत जो है ज़रूरी कंडीशन है। और छठी है उच्च आर्द्रता। ठीक है। आर्द्रता होनी ज़रूरी है, उसमें ह्यूमिडिटी भी होना ज़रूरी है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो चाय की फसल के लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है इसमें, रबड़ और मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। जैसे चाय की कंडीशंस हैं चाय की फसल के लिए, ऐसे ही रबड़ की कंडीशंस भी हैं। रबड़ भी हर जगह नहीं हो सकती, वो भी कहीं कहीं होती है। मक्का की फसल भी ऐसे ही है। तो रबड़ के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे। रबड़ के लिए नंबर 1 भूमध्य रेखीय उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में ये होती है। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का जो एरिया है वहाँ पर ये होती है, क्योंकि वहाँ पर उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। दूसरा है कि नम और आर्द्र जलवायु होनी जरूरी है रबड़ के लिए। तीसरा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना ज़रूरी है इसके लिए। तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा ना उससे कम। और चौथा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, तब जा कर के रबड़ की फसल होती है। मक्का की फसल के बारे में डिस्कस करते हैं। मक्का की जो फसल है उसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान ज़रूरी है मक्का के लिए। तो ये जो है बरसात के महीनों में यही तापमान रहता है, 21 से 27, 30 तक हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है।
उसके अलावा नंबर 2, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी जरूरी है। और नंबर 3, तीसरा जो कंडीशन है वो क्या है, वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जरूरी है। इसकी जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, वह मिट्टी जो पानी के साथ बहकर आती है, उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी होनी जरूरी है, और क्योंकि उसके अंदर नमी होती है। और चौथा जो इसकी कंडीशन है वह है कि ये जो है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है, मक्का जो है खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने की खेती के लिए कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए। तो गन्ने के लिए भी देखिए, गन्ने के लिए भी जो कंडीशंस होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए। नंबर 1, उष्ण और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, गर्मी भी होनी चाहिए और नमी भी होनी चाहिए। नंबर 1, 21 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। ओके, ये तो मक्का और गन्ने के लिए जो तापमान है वो लगभग बराबर होना चाहिए। और 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, तभी गन्ने की फसल हो सकती है। 2 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य, ठीक है, तो इसमें आपके 6 राज्यों के नाम लिख रहे हैं, लेकिन 2 प्रमुख जो हैं वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। जो सबसे ऊपर आ रहे हैं वो 2 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है कि भारत चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। ये इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन आता है जरूर एग्ज़ाम में, 10वीं का अगर हम 10वीं की बात करें तो। एक या तो गेहूं की फसल के लिए कंडीशन पूछेगा, या चावल की, या फिर जो है चाय की फसल के क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं। तो चावल के लिए क्या है, नंबर 1, 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, यानी ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ना सर्दी ज़्यादा होनी चाहिए। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। जलोढ़ व दुम्मट मृदा भूमि होनी चाहिए, दोमट। ओके। उत्तर पूर्वी भारत तटीय क्षेत्र एक डेल्टा क्षेत्र कपास के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। तो पूर्वी उत्तर और तटीय क्षेत्र, यानी कि समुद्र के साथ लगता हुआ डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये कपास होती है। ठीक है। पूर्वी भारत में हमारा जो है बंगाल आता है। बंगाल में उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पर खूब कपास होती है। ठीक है। और इसके साथ तटीय क्षेत्र जो कि दक्षिण भारत है, उसके साथ समुद्र के साथ लगता हुआ जो एरिया है, वहाँ पर कपास के लिए चावल की बात कर रहे थे। चावल के लिए पूर्वी भारत तटीय क्षेत्र एक डेल्टा क्षेत्र कपास के लिए, यानी कि जो दक्षिण भारत है और जो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में चावल होता है। इसके बाद कपास के लिए ज़रूरी कंडीशंस: 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, स्वच्छ आकाश, पाला रहित 210, ठीक है, पाला रहित जो है मौसम होना ज़रूरी है, पाला रहित जलवायु होनी ज़रूरी है। ये 210 को यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, पाला रहित जलवायु होनी ज़रूरी है। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी ज़रूरी है साल में। और काली मृदा, कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये गौर करना है कि कपास के लिए काली मिट्टी के लिए, चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी चाहिए, गन्ने के लिए भी वही चाहिए। इसी तरह से उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं इसके? उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र कपास के, जहाँ कपास होती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि। ठीक है, ये कपास उगाने वाले राज्य हैं। अगला है भारत में उगाए जाने वाली 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए।
इनमें से कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता, इसके उत्पादन विधि को भी बताइए। तो 4 रेशे वाली जो फसलें हैं वो है नंबर 1 कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ये रेशे वाली फसलें हैं। कपास, जूट जूट और सन मृदा में बोई जाती है। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े यानी कोकून द्वारा किया जाता है। रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, या इसको हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। इसके साथ ही भारत में गेहूं की खेती की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। नंबर 1 सबसे महत्वपूर्ण फसल, दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। पहली फसल कौन थी? चावल, है ना। मोस्टली लोग जो है चावल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फिर गेहूं। दूसरा है यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों की खाद्यान्न फसल है। क्लियर? गेहूं कहाँ खाया जाता है? उत्तर भारत में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए ज़रूरी होती है। इस फसल के लिए यह शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप जरूरी है। इसके लिए इसकी ठंडा मौसम होना जरूरी है। इसलिए गेहूं की फसल रबी की फसल कहलाती है और ये शीत ऋतु में ही बोई जाती है, नवंबर में बोई जाती है ये, ठीक है। और पकने के लिए इसे खिली धूप चाहिए, यानी कि जब मार्च का महीना होता है तो ये पक जाती है। उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि इसके उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज़्यादा जो है गेहूं वो पंजाब में होता है, फिर हरियाणा, देन उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, राजस्थान वगैरह वगैरह। तो ये इसके जो है उत्पादक राज्य हैं। अब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। हमारी जितनी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है, उसका 2/3 आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 2/3 लोग यानी कि लगभग 66-67% लोग खेती कार्यों में ही लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी जो बची 30% जनसंख्या है वो दूसरे कार्यों में लगी हुई है, सेवा के क्षेत्र में या फिर दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें काम करती है। ओके, लेकिन 2/3 जनसंख्या तो खेती में ही लगी हुई है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है 2/3 जनसंख्या के लिए। नंबर 2, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। इट्स ए प्राइमरी यू कैन से एक्टिविटी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्सरी। तो 3 तरह की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कृषि प्राथमिक क्रिया में क्रिया कहलाती है। नंबर 3, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है कृषि, चाहे वो शुगर मिल हो जहाँ चीनी बनती है, ओके, चाहे वो कपड़ा मिल हो जहाँ पर कपड़ा बनाया जाता है, तो इनके लिए, या फिर बेकरी हो जहाँ पर ब्रेड बनाए जाते हैं, टोस्ट बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ से कच्चा माल, इनको कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल खेती से आता है, ठीक है। तो विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है कृषि, इसलिए महत्वपूर्ण है। और नंबर 4, भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं। भारत की ये सबसे प्राचीन आर्थिक क्रियाएं, हमने शुरुआत पशुपालन और खेतीबाड़ी से ही की है, ठीक है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है भारत में। कोई भी इसको कर सकता है। पिछली कुछ शताब्दियों में कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। जैसे कि हमने देखा कि 1965-66 में, जब 66-67 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, मानसून फेल हो गया था।
और देश के अंदर खाद्य संकट पैदा हो गया था। देयर वाज ए क्राइसिस ऑफ फूड। लोग भूखों मरने लग गए थे, भूखमरी फैल गई थी, ठीक है, हजारों की संख्या में लोग मर गए थे भूख से। तो उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए कि हमें ये आगे इस स्थिति का सामना ना करना पड़े, भुखमरी का सामना ना करना पड़े। तो देश के अंदर हरित क्रांति की गई। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में देश में हरित क्रांति की गई और हरित क्रांति पर जोर दिया गया। हरित क्रांति का मतलब है कि खेतीबाड़ी को बढ़ावा दिया गया। कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिनसे खेतीबाड़ी को, कृषि को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखें। नंबर 1, फसलों की बीमा सुविधा सरकार दे रही है। फसलों की बीमा सुविधा देना। अब किसान जो फसल उगाता है उसकी वो बीमा कर सकता है। अगर फसल खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए, उजड़ जाए या फिर सूखा पड़ जाए, बाढ़ में वो बह जाए, तो बीमा कंपनी उसका मुआवजा देगी। इट्स ए गुड स्टेप। दूसरा है, सहकारी बैंकों का विकास करके किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को लोन भी दिया जा रहा है। एक तो बीमा की सुविधा हो गई, नंबर 1। नंबर 2, किसानों को ऋण की सुविधा है, लोन, कि अगर किसान को खेतीबाड़ी के लिए अपने औजार खरीदने हैं, फसल के लिए, बीज के लिए पैसा नहीं है जब उसके पास, तो वो बैंक से जाकर के लोन ले सकता है और लोन उसको सस्ते दर पर मिलती है, ठीक है। बहुत ही माइनर रेट्स पर उसको जो है, इन माइनर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन मिलता है। तो एक ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। बीमा की सुविधा दी गई है, नंबर 2 फसल बीमा, और नंबर 2 किसान को ऋण की सुविधा। नंबर 3, फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण कर प्रोत्साहित करना। फसलों का एक समर्थन मूल्य तय किया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। और इस एमएसपी निर्धारित की गई है। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थित मूल्य। न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी कि किसान को अपनी फसल इस समर्थित मूल्य पर बेचनी है और उसको ये गारंटी है कि वो अपनी इस एमएसपी पर अपनी फसल जाकर के सरकारी मंडी में बेच सकता है, ठीक है। तो ये जो एमएसपी है हर साल रिवाइज होती है, हर साल बढ़ती है। तो ये भी किसान के हित में एक अच्छा कदम है। तो एमएसपी की व्यवस्था करना, ये भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है। नंबर 4, मौसम संबंधी सूचनाओं का समय समय पर प्रसारित करना, ठीक है। एक मौसम विभाग की स्थापना की गई है जो किसानों को मौसम संबंधी जानकारी देता है, बताता है कि भाई कब बारिश आएगी, कब तूफान आएगा। तो उस हिसाब से किसान अपनी फसलों को बोते हैं, अपनी खेतीबाड़ी को मैनेज करते हैं। नंबर 5, कृषि संबंधी नवीन तकनीक। कृषि संबंधी नवीन तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी, टूल्स, औजार और उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं। कृषि के संबंध में नई तकनीक बताई जाती है रेडियो के माध्यम से कि फसल कैसे बोए किसान ताकि उनको अच्छा लाभ मिले, हैं, कौन सी फसल कब कौन से मौसम में बोनी चाहिए ताकि उनको अच्छा लाभ मिले। तो ये सारी चीज़ें रेडियो और टीवी के माध्यम से किसानों को बताई जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो सरकार ने कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए किसानों के हित में किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन करो। भारत में खाद्य उत्पादन घट रहा है। भारत में घटते हुए खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन करो। किन कारणों से ये उत्पादन घट रहा है? देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो फिर आपने कुछ नहीं समझा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू कैन थिंक अबाउट द आंसर। ओके, तो भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं? तो कई कारण जिम्मेदार हैं। नंबर 1, जैसे गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण
बोए गए क्षेत्र में कमी आ रही है, ज़मीन कम होती जा रही है ना। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी की ज़मीन कम हो रही है, उसके स्थान पर फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इससे खेती की ज़मीन कम हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षमता घटती जा रही है ज़मीन की। ठीक है, कब तक उस ज़मीन से आप उसमें से फसल उगाओगे, हैं? आर्टिफिशियल कीटनाशक के दम पर, आर्टिफिशियल उर्वरक के दम पर, क्योंकि उसकी नेचुरल फर्टिलिटी तो कमज़ोर हो रही है ना। तो यह कारण है कि फसल या उत्पादन घट रहा है, कम हो रहा है। अधिक प्रयोग करने से उसके अंदर हम जहर डाल रहे हैं, रसायन डाल रहे हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सब डाल करके उस भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर दिया है हमने, तो ज़्यादा उसमें उत्पादन नहीं हो रहा। नंबर 3, असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन ने जलाक्रांतता और लवणता की समस्या को पैदा कर दिया है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट है कि असक्षम तथा अनुचित जल प्रबंधन, हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है ये उतना अच्छा नहीं है, ये असक्षम है, इनकैपेबल है, अनुचित है। यही कारण है कि हमारे यहाँ बारिश होती है, पानी आता है, लेकिन उस पानी हमारे लिए कभी कभी वो काल बन जाता है, बाढ़ के रूप में हमारी फसलों को चौपट कर देता है। ठीक है, हम उतने ज़्यादा बांध नहीं बना पाए, उस वर्षा के पानी को ज़मीन के अंदर हम स्टोर नहीं कर पाए हैं, हम वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीज़ों को नहीं कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। तो ये ज़्यादा वर्षा का होना और कम वर्षा का होना दोनों ही खतरनाक है हमारे लिए। तो ज़्यादा वर्षा और कम वर्षा दोनों ही वजह से हमारे उत्पादन में गिरावट आई है और भूमि की लवणता बढ़ गई है। लवणता का मतलब है खारापन बढ़ रहा है भूमि के अंदर, जिससे फसलें अच्छी नहीं होती। तो इन सब कारणों से भूमि की उत्पादन शक्ति में कमी हुई है, जिससे हमारी फसलें कम हो रही हैं, उत्पादन कम हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ही दो इसमें पॉइंट और हैं कि अत्यधिक भू जल दोहन के कारण भौम स्तर गिर गया है। भौम स्तर मतलब भूमि का जल स्तर, भूमि के अंदर पानी का स्तर नीचे चला गया है। जो पानी पहले 20-30 फुट पे था, आज वो पानी 150-200 फुट पे चला गया, और कहीं कहीं तो ये हज़ार फुट पे चला गया है। अब बताइए कैसे फिर खेती बाड़ी होगी? उसके लिए फिर आपको ज़्यादा महंगे ट्यूबवेल चाहिए, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ट्यूबवेल पर, है ना। तो अत्यधिक भूजल दोहन कर रहे हैं हम, भूमि से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, और इसकी वजह से इसका असर क्या हो रहा है? भूमि का जल स्तर, पानी का जल स्तर नीचे से नीचे जा रहा है। तो इससे फसलों को ज़्यादा पानी नहीं मिल पा रहा है और फसलें अच्छी फसल उपज नहीं दे पा रही हैं। ये भी एक कारण है। तो भूजल दोहन, अत्यधिक भूजल दोहन, एक्सेसिव वाटर यूज़ भी जो है एक कारण है इसका। नंबर 5, अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव। हमारे यहाँ पर भंडारण क्षमता अच्छी नहीं है। अनाज, चाहे अनाज हो, सब्जी हो, फल हो, हम उसको सही तरह से स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से उत्पादन में कमी आ रही है। हमारे यहाँ पर्याप्त मंडियाँ नहीं है, बाज़ार नहीं है, इसलिए किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता, और कुछ बिचौलिया बीच में मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये सब कारण हैं जिनकी वजह से भारत में क्या हो रहा है? भारत में उत्पादन में गिरावट आ रही है, खाद्य उत्पादन में गिरावट आ रही है। ठीक है, घटता खाद्य उत्पादन इन सब कारणों की वजह से। ये चैप्टर लगभग समाप्त होने की ओर है, और इसका अब एक अंतिम क्वेश्चन बचता है कि भाई जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक निर्वाह कृषि में अंतर बताइए। इससे पहले हमने जीविका निर्वाह कृषि और गहन कृषि में जो है अंतर किया था। ठीक है, लगभग ये उसी तरह का है, और हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें एक बार दोबारा से इसको रिपीटिशन
की तरफ बढ़ते हैं हम। नंबर 1, खेतों का छोटा आकार। अगर हम जीविका निर्वाह कृषि की बात करें तो इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। नंबर 2, परंपरागत तकनीक से और परंपरागत उपकरणों से खेतीबाड़ी की जाती है। स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है इसमें, है ना, कहीं बाहर नहीं बेचना होता। 2 या 3 फसलें लेते हैं साल में। खाद्य फसलों की पैदावार पर जोर दिया जाता है। ये जीविका निर्वाह कृषि है। दूसरी ओर जो वाणिज्यिक कृषि है उसमें खेतों का आकार बड़ा होता है। उलट है सारी चीज़ें। नवीनतम तकनीक और औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, टूल्स आर यूज्ड, और वो भी हाई क्वालिटी के, अच्छी टेक्नोलॉजी के, तभी तो अच्छी फसल होगी। निर्यात करने के लिए उत्पादन करते हैं हम इसमें, है ना। तो प्रोडक्शन इज़ फॉर किसके लिए? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करना है, ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। एक मुख्य फसल पर जोर दिया जाता है। और नंबर 5, गन्ना, कपास, गेहूँ आदि इसके उदाहरण हैं। ओके, तो ये सब जो है जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर है। इसके साथ ही इसमें एक क्वेश्चन और रह गया जो इसमें नहीं दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि कृषि के लिए या कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, कृषि पर कौन से कारक जो है प्रभाव डालते हैं? प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर वाले कारक। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस नोट में नहीं है, लेकिन हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कृषि पर जिन कारकों का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, वो निम्नलिखित हैं। नंबर एक जलवायु। तो जलवायु कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है। जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है ना, वर्षा है या नहीं है, वर्षा ज़्यादा तो नहीं है, वर्षा कम तो नहीं है, इन सब का बहुत बड़ा इस पे असर पड़ता है। नंबर 2, दूसरा जो फैक्टर है इसका कृषि को प्रभावित करने वाला, वो है नंबर 2 धरातल या मिट्टी भी कह सकते हैं इसको हम, यानी मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या नहीं है। उपजाऊ है तो ज़्यादा फसल होगी, उपजाऊ नहीं है तो कम फसल होगी, सीधी सी बात है। तो धरातल एक इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा जो कारक है इसका वो है सिंचाई, इरिगेशन। अगर सिंचाई व्यवस्था अच्छी है तो फसल और उत्पादन अच्छा होगा, और सिंचाई व्यवस्था खराब है तो फसल नहीं हो सकती। भारत में अभी भी अधिकतर किसान बारिश के ऊपर ही निर्भर हैं। वो ईश्वर की तरफ देखते हैं कि हमें पानी दो ताकि हमारी फसलें बच सकें, नहीं तो उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और ये समस्या ख़ास तौर से उड़ीसा में देखने को मिलती है, और उड़ीसा के भी कालाहांडी जैसे क्षेत्र में जहाँ सूखा पड़ता है, लोग भूखे मर जाते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी यही समस्या है, वहाँ भी किसान आत्महत्या करते हैं क्योंकि फसलें सूख जाती हैं, उनके पास सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी नहीं है। तो सिंचाई का होना, पानी का होना भी कृषि को प्रभावित करता है। नंबर 4 जो है यंत्र और मशीनरी। यंत्र व मशीनरी, अगर हमारे पास मशीनरी है, यंत्र हैं, टूल्स हैं, तो खेतीबाड़ी ठीक ढंग से होती है और फसल ज़्यादा होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर हमारे पास यंत्र नहीं है, मशीन नहीं है, जैसे कि आप उदाहरण करोगे, एक तो ट्रैक्टर से काम होता है, एक हल से काम होता है, तो हल से बहुत कम काम होगा और एक छोटे एरिया में काम होगा, और ट्रैक्टर कुछ ही घंटों में काफ़ी एरिया में काम कर देता है। तो यंत्र और मशीन से आधारित जो फसल होगी
या उत्पादन होगा वो ज़्यादा होगा बजाय परंपरागत तरीके से होने वाली जो उत्पादन है। नंबर 5, बाजार, मंडी। नंबर 5, मंडी या बाजार जिसको हम कहते हैं। बाजार से निकटता, बाजार से निकटता, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि किसान अपनी फसल अगर वो निर्यात के लिए या बेचने के लिए बोना चाह रहा है तो वहीं बोना चाहेगा जहां उसे बाज़ार नज़दीक पड़ता हो। अगर बाज़ार बहुत दूर है जिसे वहाँ जहाँ तक अपनी फसल को ले जा नहीं सकता तो फिर वो उस फसल को वहाँ पर नहीं बोता, उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि फिर बहुत सारा पैसा उसके ट्रांसपोर्टेशन पे ख़त्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है यातायात के साधन। ओके, यातायात के साधन, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन। ठीक है, यातायात के साधन, यातायात के साधनों का होना भी उत्पादन को प्रभावित करता है, कृषि को प्रभावित करता है, क्योंकि मंडी तक, बाज़ार तक लाने के लिए यातायात साधन चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ट्रक चाहिए, और यदि ये नहीं है तो फिर वो किसान बाज़ार तक अपनी फसल को नहीं ला पाएगा, और जब किसान बाज़ार तक अपनी फसल को नहीं लाएगा तो फिर इतनी फसल क्यों उगाएगा, क्योंकि फसल तो ख़राब हो जाती है कुछ समय के बाद। ठीक है, तो अगर सब्जियां हैं ख़ास तौर से, तो सब्जियों को बाज़ार तक पहुंचने के लिए यातायात के साधन, तो इसके लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, है ना, रेलवे व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी जा कर के यातायात की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन और द एग्रीकल्चर। तो इस वीडियो नोट का यहीं पर समापन किया जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें, और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।